Hi, invest in yourself. Invest in yourself. You can afford it. And this is going to be the best investment of your life. Invest in yourself. Today is 15th of September 2021. Let us have a quick discussion of all these important topics. रैपिड जी के यस्टरडे क्वेश्चंस के आंसर्स हैं। दिल्ली सल्तनत, रूलर ऑफ दिल्ली सल्तनत जिसने अबॉलिश किया था इक्ता सिस्टम को, नाम है अलाउद्दीन खिलजी। मैक्सिमम नंबर ऑफ मेंबर्स इन अ लेजिस्लेटिव असेंबली ऑफ अ स्टेट हो सकते हैं 500। श्री लोकमान्य बाल गंगाधर तिलक जी ने ये थ्योरी प्रपोन किया था कि आर्यंस आर्कटिक रीजन से बिलोंग करते थे। शिरुई नेशनल पार्क इज लोकेटेड इन मणिपुर। रिजू पालिका वो रिवर है जहां महावीरा जी को कैवल्य अटेन हुआ था। मनी ग्रामम मेडिवल टाइम्स में एक ग्रुप ऑफ ट्रेडर्स और मर्चेंट्स होता था। सो दीज आर आंसर्स ऑफ यस्टरडेज क्वेश्चंस। आज के सवाल हैं, विच इज द लार्जेस्ट ग्लैंड इन ह्यूमन बॉडी? लार्जेस्ट ग्लैंड इन ह्यूमन बॉडी। विच कंट्री इज नोन एज लैंड ऑफ मिडनाइट सन? Who was the president of Indian National Congress at the time of Indian independence? Who was the first chairman of the Finance Commission? Red light. Traffic में red light is used in traffic signals. Why? Why it is red? Which organ of human body secretes insulin? So these are 6 questions for today. आज की वोकेबलरी है स्कटल। स्कटल मतलब बहुत तेजी से, तीव्र गति से। रन हरिडली और फर्टिवली विद शॉर्ट क्विक स्टेप्स। चेस्टाइज करना मतलब दंड देना, रिब्यूक और रिप्राइमेंड सीवियरली। टंबल, टंबल मतलब फॉल, लुढ़कना, फॉल सडनली, क्लमजीली और हेडलॉन्ग। स्पार्स, नेचुरल में स्पार्स रिसोर्सेज है मतलब बहुत कम है, थिनली डिस्पर्स्ड और स्कैटर्ड। वैक्स्ड का मतलब होता है झगड़े का कुछ कारण है, डिफिकल्ट एंड मच डिबेटेड, प्रॉब्लमेटिक है वो इशू, जैसे कि बॉर्डर इश्यूज। So these are some vocabulary words. If you come across any other important word, write down that word along with its meaning in the comment section down below. आज के टॉपिक्स हैं नो फर्म कमिटमेंट फ्रॉम इंडिया ऑन नेट जीरो, मिस्टर कैरी का इंडिया विजिट। आज हम जानेंगे ये नो जीरो मतलब जीरो कार्बन न्यूट्रलिटी के मायने क्या है और इससे रिलेटेड एक सवाल भी तैयार करेंगे। दिस इज फ्यूल प्राइसेस क्विकन, WPI इन्फ्लेशन इतना है, इसका इंडेक्स क्या होता है, कैलकुलेशन कैसे होता है, WPI CPI में डिफरेंस, विल हैव अ टॉक। Then this is about India UK to begin trade talks from November 1, Brexit and India का trade deal with United Kingdoms. This is रविंद्रनाथ टैगोर जी। आज हम जानते हैं नेशनल एंथम और रविंद्रनाथ टैगोर जी के जो कॉन्ट्रीब्यूशंस हैं, टीचिंग्स हैं, लर्निंग्स, एजुकेशन, वो मॉडर्न डे में कितना रेलेवेंट है और उसका क्या सिग्निफिकेंस है। ग्लिचेस अभी भी आ रहे हैं आईटी पोर्टल में। पॉजिटिव क्लाइमेट एटीट्यूड रखना है। क्रैकिंग द विप, अफगानिस्तान द शेप ऑफ थिंग्स टू कम, बिहाइंड द ग्रेट इंडियन इंटरनेट शटडाउन। जब देखो तब हमारे यहाँ इंटरनेट शटडाउन कर दिया जाता है, तो क्या ये डेमोक्रेसी के अगेंस्ट है? आज डेमोक्रेसी डे भी है, विल हैव अ टॉक। Then this is partners in the Indo-Pacific. Indo-Pacific buzzword है, we'll have a deep detailed talk on this word. Then this is Prime Minister अभी Quad Summit करेंगे और UNGA भी जाएंगे next week. हिंदी अ फ्रेंड ऑफ ऑल इंडियन लैंग्वेजेस। जम्मू एंड कश्मीर में ट्राइबल पॉपुलेशन को भी अब उनका ड्यू मिलेगा। GST पूर्व्यू पेट्रोल डीजल आना चाहिए। कोस्ट गार्ड मॉरिशस, बुकर प्राइज के ये शॉर्ट लिस्टेड बुक्स हैं। आज 15 सितंबर है, तो आज है नेशनल इंटरनेशनल डे ऑफ डेमोक्रेसी और इंजीनियर्स डे भी है। पोषण माह भी चल रहा है 1 सितंबर टू 30 सितंबर। कॉन्सेप्ट्स में आज समझते हैं हम द फूड साइकिल क्या होता है और फूड चेन से रिलेटेड ये इंपॉर्टेंट ग्लॉसरी वर्ड्स। Then this is CSAT and certain questions. So we are going to talk about all these important topics in next about 35 to 40 minutes. Our reference material is this The Hindu and this is Indian Express. Both are Delhi edition. See, न्यूज़पेपर डिस्कशन होता है ना, तो न्यूज़पेपर में एवरी टाइप ऑफ न्यूज़ आती है। इसमें पॉलिटिकल न्यूज़ भी आती है, इसमें सेंसिटिव न्यूज़ भी आती है, ऑल्दो हम उसको डिस्कस नहीं करते हैं। बट द प्रॉब्लम इज वेन एवर आई ट्राई टू रन दिस एड्स ऑन गूगल और अदर सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म जैसे फेसबुक वगैरह, तो हमेशा अपना कंटेंट क्या हो जाता है, डिसअप्रूव हो जाता है। रीज़न यही बताते हैं वो बार बार सेंसिटिव इवेंट्स हैं या फिर पॉलिटिकल न्यूज़ है तो आप पॉलिटिकल सर्टिफिकेट लेके आओ। तो जो अपना पर्पस है ना कि वी हैव टू रीच आउट टू मोर एंड मोर नंबर ऑफ स्टूडेंट, वो डिफीट हो रहा है।
So that is why give me some suggestions and let's try to share our videos. अगर आप किसी ग्रुप्स में हो, टेलीग्राम, व्हाट्सएप, let's try to share. We have to increase our numbers, okay? And if you have got any other idea तो उसको भी आप व्हाट्सएप करो, शेयर करो. एडवर्टाइजमेंट हम कैसे करें, बिकॉज एडवर्टाइजमेंट एंड मार्केटिंग में हम बहुत पिछड़ रहे हैं, ओके? सो सजेशंस, ऑलराइट. बाकी कल आई हैड अ टॉक विद दिस यूट्यूब मैनेजर. तो अगेन प्रॉब्लम ये है कि न्यूज़पेपर में सब टाइप की न्यूज़ आती है, और न्यूज़पेपर में वो न्यूज़ आती है तो गूगल का अभी एल्गोरिदम भी चेंज हुआ है. पॉलिटिकल न्यूज़ को जब से ये ट्रम्प एपिसोड हुआ है ये एनकरेज कर ही नहीं रहे, तो अपने वीडियोस भी एल्गोरिदम में अप नहीं हो पाते. दिस इज द मेन प्रॉब्लम, ओके? सो ट्राई टू सजेस्ट सम सॉल्यूशंस कि अपन क्या करें, ओके? सो फॉर नाउ लेट अस कंटिन्यू अवर डिस्कशन. नो फर्म कमिटमेंट फ्रॉम इंडिया ऑन नेट जीरो, कैरी ने कहा. एमिशन गोल नॉट द ओनली प्रायोरिटी, गवर्नमेंट टेल्स क्लाइमेट एनवॉय. तो ये क्लाइमेट एनवॉय है यूएसए के, इंडिया में आए और इंडिया को यहाँ पे कैजोल करने की कोशिश किया, मनाने की कोशिश किया कि इंडिया को नेट जीरो टारगेट्स डिक्लेयर करने चाहिए. नेट जीरो मतलब जितना कार्बन एमिशन करेंगे उतना ही हम कंपनसेट कर देंगे, तो प्लस माइनस दैट इज जीरो. नेट जीरो कार्बन एमिशन, इसके ना दो मायने हैं. पहला मायना तो ये है, इंडिया आज की डेट में थर्ड बिगेस्ट कार्बन एमिटर बन गया है. दूसरा मायना ये है कि यहाँ पे हिस्टोरिकल जो लिंकेजेस हैं उसको भी कंसिडर करना ज़रूरी है. हम आज थर्ड बने, बट इतने सेंचुरी से हम इतना कार्बन एमिट नहीं कर रहे थे. वेस्टर्न वर्ल्ड ज़्यादा कार्बन एमिट कर रहा था, तो ज़्यादा रेस्पॉन्सिबिलिटी वेस्टर्न वर्ल्ड्स की होनी चाहिए. यहाँ कॉमन बट डिफ्रेंशिएटेड रेस्पॉन्सिबिलिटी होनी चाहिए. अगर हम जस्ट लाइक दैट रिन्यूएबल्स में शिफ्ट होने लग जाएंगे, खूब ज़्यादा फोकस करेंगे, तो एक तो वो बहुत एक्सपेंसिव है, प्लस हम डिप्राइव कर देंगे अपनी ग्रोथ एंड इकोनॉमिक प्रोस्पेक्ट को, तो वो एडवाइजेबल नहीं है. वी नीड टू फाइंड अ मिडिल वे. दैट इज़ वाई इंडिया इंटेंडेड नेशनली डिटरमाइंड कंट्रीब्यूशन करता है कि हम अपने से कम करेंगे, बट ये हमें एक टारगेट के थ्रू नहीं करना है कि हम पे प्रेशर पड़ रहा है, पनिशमेंट टाइप. नो, नेट जीरो, दैट इज़ वाई इंडिया फर्म कमिटमेंट नहीं दे रहा है. तो जॉन कैरी यूएस एनवॉय फॉर क्लाइमेट है, इन्होंने सेम वही चीज़ बोला. वी ऑल अग्री कि आईपीसीसी रिपोर्ट भी बोल रही है अगले 10 साल में 1.5 डिग्री सेंटीग्रेड हमें अगर टेम्परेचर ग्रीन हाउस गैसेस के कारण जो क्लाइमेट ग्लोबल वार्मिंग है उसको कम करना है, तो एक ही तरीका है, कार्बन एमिशन को कम करना पड़ेगा. तो ये पूरा जो वर्ड है वो बन जाता है नेट जीरो का. कैरी ने बोला, मेकिंग अ पिच फॉर इंडिया टू अनाउंस अ प्लेज. प्लेज मतलब प्लेज करेंगे तो हम फिर बंध जाएंगे उससे. प्लेज टू रिड्यूस एमिशन टू नेट जीरो कार्बन न्यूट्रलिटी बाय 2050 टू एंश्योर दैट ग्लोबल वार्मिंग इज हेल्ड एट 101.5 डिग्री सेंटीग्रेड. ये COP26 समिट होगा, वहां पे भी सेम चीज रिपीट होगी. ग्लोबल वार्मिंग इज अ रियलिटी. सॉल्यूशन यही है कि रिन्यूएबल ऑल्टरनेटिव एनर्जी सोर्सेज पे फोकस करना चाहिए. ये जो फॉसिल फ्यूल्स हैं इनके दिन भर रहे हैं. बट द पॉइंट इज टेक्नोलॉजी इज़ वेरी एक्सपेंसिव, और इसके लिए पैसे चाहिए होंगे और टेक्नोलॉजी चाहिए होगी, और उसके लिए यूएस को यहाँ पे सपोर्ट करना ज़रूरी है. कार्बन न्यूट्रलिटी की डेफिनेशन होती है, इट रेफर्स टू अचीविंग नेट जीरो कार्बन डाइऑक्साइड एमिशन. This can be done by balancing emission of carbon dioxide with its removal or by eliminating emission from society. मतलब जो पॉजिटिव CO2 आ रही है इसको कम करो, और जो नेगेटिव मतलब हटा रहे हैं हम एटमॉस्फेयर से CO2 उसको बढ़ाओ, तो टोटल जीरो हो जाए. जितना एमिशन हुआ उतना ही हमने उसको हटा दिया एटमॉस्फेयर से, सो नेट हो जाएगा जीरो. इसी को बोला जाता है कार्बन न्यूट्रलिटी. अब ये कुछ कीवर्ड्स हैं, यहाँ पे सब हेडिंग्स की तरह हम इन्हें यूज़ कर सकते हैं. इसके लिए हमें क्या क्या चाहिए होगा? हाई क्वालिटी एनर्जी एफिशिएंट बिल्डिंग हो, फ्लेक्सिबल जीरो कार्बन मोबिलिटी हो, मोबिलिटी ट्रांसपोर्टेशन, जीरो एमिशन हो, सर्कुलर गुड्स का, सर्कुलर इकोनॉमी, कल हमने क्विज में पढ़ा था सर्कुलर इकोनॉमी, एबंडेंट क्लीन एनर्जी हो, सस्टेनेबल नेचुरल इकोसिस्टम हो. ये WEF का बड़ा अच्छा इन्फोग्राफिक है, इसको भी मैं अभी टेलीग्राम पे शेयर कर दूंगा. इसमें बड़े अच्छे पॉइंटर्स दिए हैं. फ्लेक्सिबल जीरो कार्बन मोबिलिटी के लिए जैसे ट्रांसपोर्टेशन का दिया. हाई क्वालिटी एनर्जी एफिशिएंट बिल्डिंग में मतलब जैसे ग्रीन एनर्जी हुआ, वहाँ पे इस टाइप से सनलाइट का भी यूज हो रहा है, नेचुरल लाइट हो रहा है, सो दैट डिपेंडेंसी ऑन दिस आर्टिफिशियल लाइट कम हो रही है, सो दिस इज ग्रीन. फिर जीरो एमिशन सर्कुलर गुड्स है, सर्कुलेशन हो रहा है, वेस्टेज नहीं हो रहा है, इससे भी कार्बन फुटप्रिंट्स कम होंगे.
क्लीन एनर्जी पे फोकस करना है। कल परसों ही हमने रिन्यूएबल पे एक सवाल तैयार किया था, रिन्यूएबल एनर्जी, क्लीन एनर्जी, कार्बन, हम रिन्यूएबल्स में सोलर वगैरह देखें, ग्रीन कार्बन की तरफ बढ़े। वी नीड टू इनोवेट। प्लस जो एग्रीकल्चर है, नेचुरल इकोसिस्टम है, ये क्या करता है, एज अ सिंक वर्क करता है। जैसे फॉरेस्ट में ट्री है, ट्री फोटोसिंथेसिस करेगा तो वो CO2 का एब्जॉर्प्शन कर लेता है। तो सस्टेनेबल नेचुरल इकोसिस्टम भी ज़रूरी है। तो ये जो पॉइंटर्स है ना, ये पॉइंटर्स ज़रूरी है इन ऑर्डर टू अचीव दिस नेट जीरो न्यूट्रलिटी, कार्बन न्यूट्रलिटी। मतलब CO2 एमिटेड इज इक्वल टू CO2 रिड्यूस्ड एंड ऑफसेट। तो ये हो जाएगा जीरो, यहाँ प्लस यहाँ माइनस, दैट इज इक्वल टू जीरो। तो दिस इज कार्बन न्यूट्रल। पॉलिसी हमारी ये है कि वी डू नॉट डिनाई कि क्लाइमेट चेंज हो रहा है। क्लाइमेट चेंज हो रहा है, वी बिलीव इन दैट, वी एक्सेप्ट दैट, और हम ये भी मानते हैं कि कार्बन एमिशन को कम करना ज़रूरी है। हम बस एक ही बात बोलते हैं, कॉमन बट डिफरेंशिएटेड रिस्पॉन्सिबिलिटी होनी चाहिए। आज की डेट में हम US चाइना से कंपेयर नहीं कर सकते, अदरवाइज हमारी इकोनॉमी हिट होगी। अगर हम बहुत ज़्यादा रिन्यूएबल पे फोकस करेंगे तो फाइनेंशियल कॉस्ट भी आएगा इसका बहुत ज़्यादा, और हमारे ग्रोथ प्रोस्पेक्ट्स लिमिट हो जाएंगे। सो फॉर दैट USA वेस्टर्न वर्ल्ड को हमें टेक्नोलॉजी और फंड दोनों की हेल्प करना ज़रूरी है। ये हमारा लाइन ऑफ एक्शन है। UN सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स, तो ये सवाल तैयार करिए, ये भी बड़ा हाई यील्डिंग है। हम बड़े सिस्टमैटिकली पढ़ रहे हैं। कुछ ही दिन पहले हमने रिन्यूएबल्स पढ़ा, कार्बन नेट जीरो पढ़ा, IPCC रिपोर्ट देखा। अब उसी की कंटिन्यूटी में राइट डाउन दिस आंसर, डिस्कस द कॉन्सेप्ट ऑफ कार्बन न्यूट्रलिटी, explain its significance, also evaluate the feasibility of such a principle for a developing country like India। तो पहले आप बताओ कार्बन न्यूट्रलिटी क्या होता है, ये जो पूरा कॉन्सेप्ट देखा, राइट इट डाउन। सिग्निफिकेंस क्या है इसका, राइट इट डाउन, क्यों जरूरी है। अब थर्ड पार्ट है, उसमें इवेल्युएट करो कि इंडिया के कॉन्टेक्स्ट में इसके क्या प्रोज एंड कॉन्स हैं। इसमें कॉस्ट बेनिफिट एनालिसिस करें और सॉल्यूशन क्या होना चाहिए, वे फॉरवर्ड क्या होना चाहिए। सो तीन पार्ट है इसमें, फर्स्ट पार्ट, सेकंड पार्ट, थर्ड पार्ट, और एक लास्ट में वे फॉरवर्ड। ऑलराइट, सो राइट डाउन दिस क्वेश्चन। ओके, लिखना बहुत ज़रूरी है। ऐसे आपको बहुत सारी चीज़ें आती है, अभी आप इसका डेफिनेशन ही लिखने बैठो, आपको समझ में आएगा कि कितनी चीज़ें एक्चुअल में आप परफॉर्म कर पाओगे एग्जाम में। यही एक बहुत बड़ा डिफरेंस क्रिएट करता है दिस सक्सेसफुल एंड नॉन सक्सेसफुल कैंडिडेट में। परफॉर्मेंस पे हमें ज़्यादा ध्यान देना है। हम केवल स्टडी पे ध्यान देते हैं, पढ़ रहे हैं, बट परफॉर्म भी तो करो। उसको परफॉर्म कैसे करना है, A4 साइज पेपर में जल्दी जल्दी सोचना है और जल्दी जल्दी लिखना है। राइटिंग इंप्रूव होगी, स्किल्स आएंगी, सो मच ऑफ बेनिफिट मिलेगा। ओके, सो डू दिस एक्सरसाइज एवरी डे, मीन्स एवरी डे। ओके, एंड आई सी योर आंसर्स, मैं रोज देखता हूँ, वेबसाइट में भी देखता हूँ। कोई बहुत बड़ा अगर ब्लंडर नहीं है, कुछ गलत नहीं हो रहा है, तो सब्जेक्टिव में ना सब सही होता है। ऐसा आपके पास क्रिएटिविटी है, इनोवेशन है। आप खुद ही के आंसर एक बार 2-3 दिन बाद पढ़ो, आपको खुद समझ में आएगा कि कैसे मैं लिखता तो बेटर होता। साथ वाले जो हैं उनके आंसर्स देखो, आपको समझ में आएगा। सब में कुछ बहुत अच्छी एबिलिटीज है, ट्राई टू लर्न दोज एबिलिटीज, रिफाइनमेंट करिए आप अपना, और प्रैक्टिस इसके लिए जरूरी होती है। सो फॉर दैट वी आर प्रैक्टिसिंग दिस आंसर राइटिंग एवरी डे। सो जस्ट पुट सम एफर्ट्स। इंडिया UK टू बिगिन ट्रेड टॉक्स फ्रॉम November 1। अब ये जो न्यूज़ है वो ये है कि ब्रेग्जिट हो गया, UK भी अभी प्रेशर में है, उसको नई डील्स करनी पड़ेगी। पहले यूरोपियन यूनियन के साथ था तो एक ब्लैंकेट पूरा मिल जाता था, एक पैकेज डील हो जाती थी। अब उसको इंडिपेंडेंटली डील करना पड़ेगा, तो वो अब डील स्टार्ट होगा। कोविड के कारण ये थोड़ा डिले हो गया। फ्री ट्रेड अग्रीमेंट की यहाँ पे नेगोशिएशंस की बात है, लेट अस सी, जब ये होगा तब बात करेंगे। पाइल्ड अप, ये एक एक्सीडेंट हो गया, ट्रेन कोलैप्स हुआ। कहाँ पर, ओडिशा में। थैंकफुली लोको पायलट और अदर स्टाफ ऑफ द ट्रेन विच वॉज कैरिंग वीट एस्केप्ड अनहर्ट। ये एक्सीडेंट। अब हम आते हैं इस टॉपिक पे जिसका नाम है WPI, होलसेल प्राइस इंडेक्स, और एक होता है दिस रिटेल वाला। ये होलसेल का है और रिटेल वाला कंज्यूमर का है। ये दो टर्म इंपॉर्टेंट है, WPI और CPI। ये दोनों चीज़ें जो हम देखते हैं ना, उससे हम ये फाइंड करते हैं कि इन्फ्लेशन का क्या टेंडेंसी है। कीमत में बढ़ोतरी हो रही है, बट एक गेज करने के लिए पैरामीटर भी तो चाहिए। सो दिस इज दैट पैरामीटर। और पैरामीटर को गेज करने के लिए कुछ कमोडिटीज का बास्केट चाहिए, तो उससे ये इंडेक्स आता है, लेस्पायरस इंडेक्स।
इसमें हम क्या करते हैं, इसमें हम देखते हैं ऑब्जर्वेशन प्राइस जो आज की डेट में प्राइस है कुछ बेस क्वांटिटी की, एक बकेट ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज की ऑब्जर्वेशन प्राइस बेस क्वांटिटी की, उसको डिवाइड करते हैं बेस प्राइस, उस प्राइस का बेस प्राइस बेस क्वांटिटी से, और बेस प्राइस बेस क्वांटिटी के रेस्पेक्ट में हम देखते हैं आज की डेट में उस क्वांटिटी की प्राइस में क्या चेंजेस आए, और उससे फिर इंडेक्स कैलकुलेट होता है जैसे डब्ल्यू और सीपीआई। अब जो डब्ल्यू सीपीआई है इसमें डिफरेंस यही है कि बास्केट ऑफ गुड्स डिफरेंट है। डब्ल्यू का मतलब होता है अमाउंट्स टू द एवरेज चेंज इन प्राइस ऑफ कमोडिटी एट द होलसेल लेवल, मतलब जहाँ थोक बल्क में प्रोडक्शन हो रहा है ये उधर की चेंज इन प्राइस को गेज करता है। और जो सीपीआई है वो खरीदार है, रिटेलर के एंड पे जो चेंज हो रहा है ये उस प्राइस को गेज करता है। तो ये सोर्स की प्राइस को चेक करता है और ये गेज करता है जहाँ पे वो एक्चुअल सेल हो रहा है, पॉइंट ऑफ सेल पे, कंज्यूमर के एंड पे, और ये प्रोड्यूसर के एंड पे। तो ये होलसेल हो गया, ये हो गया कंज्यूमर। ओके, होलसेल प्राइस इंडेक्स, ये हो गया कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स। अब दोनों का पब्लिश भी अलग अलग करेगा। ये ऑफिस ऑफ इकोनॉमिक एडवाइजर है मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री, और ये जो सीपीआई है वो सीएसओ करता है मिनिस्ट्री ऑफ स्टैटिस्टिक्स प्रोग्राम इम्प्लीमेंटेशन। ये प्राइस करता है गुड्स ओनली डब्ल्यूपीआई, सीपीआई में गुड्स एंड सर्विसेज दोनों है। तो बास्केट ऑफ गुड्स अलग है, बास्केट जो है वो अलग है, फर्स्ट स्टेज ऑफ बास्केट जो है वो अलग है, ट्रांजेक्शन है। सीपीआई मतलब फाइनल है, कंजम्पशन पे आ गया। ये मैन्युफैक्चरर और होलसेलर होगा, सीपीआई कंज्यूमर होगा। यहाँ पे प्राइमरी, फ्यूल, पावर, मैन्युफैक्चर, तो इतने आइटम्स कवर्ड है। यहाँ रूरल अर्बन ऐसे अलग बास्केट है। आइटम्स कवर्ड है मैन्युफैक्चरिंग इनपुट वगैरह, यहाँ पे एजुकेशन, कम्युनिकेशन, बिकॉज सर्विसेज भी है, ये सब सीपीआई में आ जाएगा। बेस ईयर इनके अक्सर चेंज होते रहते हैं, दिस इज बेस ईयर। कुछ कंट्रीज जैसे इंडिया डब्ल्यूपीआई यूज करती है, सीपीआई कुछ कंट्रीज यूज करती है अकॉर्डिंग टू देयर देयर इकोनॉमी स्टेटस एंड प्रेफरेंसेस। तो ये जो डेटा है ये बताता है कि कीमतों में क्या डायरेक्शन चल रहा है। जैसे आरबीआई इन्फ्लेशन टारगेटिंग करेगी, हेडलाइन इन्फ्लेशन देखेगी वो, तो उसको इंडेक्स जो आया है वो इंडेक्स का जो बैकग्राउंड है वो ये है डब्ल्यूपीआई एंड सीपीआई। तो इस इंडेक्स से हम इन्फ्लेशन को गेज करते हैं कि इन्फ्लेशन किस टेंडेंसी क्या है, बढ़ रही है, कम हो रही है, दिस। तो फ्यूल प्राइसेस क्विकन, क्विकन मतलब फ्यूल प्राइसेस थोड़ी बढ़ी, तो 11.39% आया इन्फ्लेशन डब्ल्यूपीआई का इन अगस्त में। ओके, सो दिस इज डब्ल्यूपीआई। यहाँ पे कोरोना वायरस वेरिएंट्स MUC 1.2 नॉट डिटेक्टेड इन इंडिया, थैंक यू, ये डिटेक्ट नहीं हुआ है इंडिया में। दे हैव बीन लेबल्ड एज वेरिएंट्स ऑफ इंटरेस्ट बाय WHO। कोविड से बहुत थक गए हम सब। नेशनल एंथम गेट्स एन इंडिजिनस टच, ये न्यूज़ है, मेघालय हाउस एनलिस्ट हेल्प ऑफ दिस आर्टिस्ट। जो नेशनल एंथम है हमारा, नेशनल एंथम के भी एक प्रोटोकॉल होते हैं, जैसे 52 सेकंड में नेशनल एंथम कंप्लीट करना है। नेशनल एंथम जब होगा तो हमें स्टैंड होना है और प्रॉपर रेस्पेक्ट देना है वहाँ पे नेशनल एंथम को। दीज आर सम एटिकेट्स, सम प्रोटोकॉल्स जब नेशनल एंथम है। तो मेघालय ने अपने लोकल आर्टिस्ट से प्रोटोकॉल्स फॉलो करते हुए ही नेशनल एंथम का एक नया दिस वर्जन यहाँ पे परफॉर्म किया, इंडिजिनस टच दिया, विच इज गुड। नेशनल एंथम की बात करें तो बात आती है रविंद्रनाथ टैगोर जी की। रविंद्रनाथ टैगोर जी 7 मई 1861, बॉर्न इन द्वारकानाथ टैगोर लेन, कैलकाटा में। 1913 में आपको नोबेल प्राइज मिला था गीतांजलि। 1919 में आपने नाइटहुड छोड़ दिया था, रिनाउंस कर दिया था। वाई? बिकॉज एट्रोसिटीज जो जलियांवाला बाग मैसाकर में ब्रिटिशर्स ने की थी। आपने बहुत सारे सॉन्ग्स लिखे हैं, प्लेज लिखे हैं, आर्ट, एजुकेशन, आप बहुत इंपॉर्टेंट कंट्रीब्यूशन दिया है आपने दिस सोसाइटी, कल्चर, एजुकेशन एटसेट्रा डेवलपमेंट ऑफ इंडिया का। राइटिंग्स हैं आपकी। गीतांजलि के लिए आपको नोबेल प्राइज मिला था, कलेक्शन ऑफ पोएट्री। यूनिवर्सिटी भी बनाई थी, विश्व भारती वर्सिटी है। और नेशनल एंथम, अब सी, रविंद्रनाथ टैगोर जी ने 2 नेशनल एंथम लिखे हैं। एक तो जनगण मन जो हमारा है, कुछ ही दिन पहले आई शोड यू कि ज्योग्राफी में यहाँ जो भी टर्म्स हैं, उत्कल, भारत, दिस, विंध्य, वो ज्योग्राफिकल लोकेशन कहाँ है ये भी हमें पता होना चाहिए। तो जनगण मन जो है नेशनल एंथम है, ये इंडिया का लिखा। और अमर सोनार बांग्ला, बांग्लादेश का नेशनल एंथम भी टैगोर साहब ने लिखा है। तो जो टैगोर साहब का कंट्रीब्यूशन है इंडिया एज ए नेशन में, हमारे सोसाइटी में, चॉइसेस में, प्रेफरेंसेस में, वो अनपैरेलल है। सो प्रिपेयर अ नोट ऑन द वर्क एंड लाइफ ऑफ रविंद्रनाथ टैगोर जी, डिस्कस द टीचिंग्स ऑफ टैगोर इन इम्पार्टिंग
एजुकेशन, बिल्डिंग अ नेशन। जैसे हम बात करते हैं ना नेशन बिल्डिंग, बिल्डिंग अ नेशन स्टेट इन द मॉडर्न टाइम्स। तो ये बड़ा इंपॉर्टेंट सवाल है। टैगोर जी के बारे में पढ़िए, इनकी वर्क और लाइफ को जानिए। विकी का पेज भी बहुत अच्छा है। डिस्कस करिए अब इनकी जो टीचिंग्स हैं, कोट्स है, जैसे विश्व भारती में इन्होंने ओपन स्कूल्स टाइप बताया, नेचर के साथ होना चाहिए, क्रिएटिविटी होना चाहिए। तो एजुकेशन में और देश, बिल्डिंग अ नेशन स्टेट इन द मॉडर्न टाइम्स, ट्राई टू लिंक। ओके, सो दिस इज द सेकंड क्वेश्चन फॉर टुडे। अब ये है ग्लिचेस अभी भी हैं, रिमेन ऑन आईटी पोर्टल अहेड ऑफ दिस फाइनेंस मिनिस्ट्रीज डेडलाइन। ये नया आईटी पोर्टल इन्फोसिस ने बनाया है, इसमें काफ़ी कंट्रोवर्सी भी हो रही है कि यहाँ पे रिटर्न प्रॉपरली फाइल नहीं हो रहे, ग्लिचेस ज़्यादा आ रहे हैं। सो दिस इज दिस। ये है एडिटोरियल, पॉजिटिव एटीट्यूड। बिफोर दैट, मोर किड्स स्टडिंग इन प्राइवेट स्कूल, प्राइवेटाइजेशन ऑफ एजुकेशन हो रहा है, गवर्नमेंट डिलीवर नहीं कर पा रही। गुरुग्राम में फीवर और डेंगू के केसेस बढ़ रहे हैं। डेवलपमेंट, बिल्डिंग बैक बेटर। ये एडिटोरियल है पॉजिटिव क्लाइमेट, पॉजिटिव क्लाइमेट। एंगेजमेंट विद यूएस होना चाहिए और इससे मिटिगेशन, एडेप्टेशन और जो क्लाइमेट रिजाइलेंट इंफ्रा हम बनाने की सोच रहे हैं उसमें हमें हेल्प मिलेगा। सी, हम इस बात को डिनाई नहीं कर रहे हैं कि इंडिया थर्ड हाईएस्ट एमिटर है ग्रीन हाउस गैसेस का, तो रेस्पॉन्सिबिलिटी तो है। हम बस ये बोलते हैं कॉमन बट डिफरेंशिएटेड रेस्पॉन्सिबिलिटी होनी चाहिए। आईपीसीसी की रिपोर्ट ने वार्निंग्स दी है, वी अंडरस्टैंड द ग्रेविटी ऑफ दिस सिचुएशन कि क्लाइमेट चेंज बहुत रैपिडली हो रहा है और इट्स अ सीरियस disaster. So, it has an irrefutable claim to a big part of the remaining global carbon budget, along with other smaller nations with low historical emission. See, हम आज की डेट में थर्ड हैं, बट पिछले 150-200 साल से देखें तो हम नोवेयर देयर, हम इतना एमिशन कर ही नहीं रहे थे। हम अभी पिछले कुछ टाइम से ही इतना एमिट कर रहे हैं। बाकी जो डेवलप्ड कंट्रीज हुई उन्होंने खूब कोल जलाया, खूब पेट्रोल यूज किया, फॉसिल फ्यूल किया, तभी वो डेवलप्ड बन पाए, चाहे वो यूके हो या यूएसए हो। तो अगर आप आज की डेट में हमारे हाथ बांधोगे कि आप फॉसिल फ्यूल्स नहीं बर्न करोगे तो हमारा ग्रोथ स्टॉप हो जाएगा। तो ये हिस्टोरिकल एमिशन जो है इसको भी समझना चाहिए। बट फिर भी हम अग्री करते हैं, जैसे हमने इंटेंडेड नेशनली डिटरमाइंड कॉन्ट्रीब्यूशन दिया, देर इज रूम फॉर मैनूवरिंग। ये जो है टेम्परेचर है, कैलामिटस वेदर इवेंट्स है। तो जो कैलामिटी है, कैलामिटी डिजास्टर, कैलामिटी है, वेदर इवेंट्स बढ़ रही है, इस पे भी हमें फोकस करना है। वी कैन नॉट डिनाई दिस, वी अग्री। और दैट इज वाई वी आर फोकसिंग ऑन दिस फंड्स एंड टेक्नोलॉजी ट्रांसफर। इंडिया में वी नीड फंड्स, वी नीड टेक्नोलॉजी ट्रांसफर, सो दैट हम इस क्लाइमेट चेंज को डील कर पाए। बिकॉज वी शुड नॉट फॉरगेट 1.3 बिलियन पीपल लिव इन इंडिया। ग्लोबल कोऑपरेशन जरूरी है। वल्नरेबिलिटी को आइडेंटिफाई करें और फिर सेफ गार्ड करें। जैसे हमारे कोस्टल सिटीज कितने सारे हैं, अगर कोस्टल लेवल, सी लेवल बढ़ेगा तो ये सब डूब जाएंगे। क्लाइमेट रिजाइलेंट इंफ्रा होना जरूरी है। हीट स्ट्रेस जैसी चीजें हो रही है, इससे लाइफ एक्सपेक्टेंसी पे भी फर्क पड़ा है। वल्नरेबल ज्यादा हो रहे हैं एल्डरली। तो द पॉइंट इज, फॉर अ लो एमिशन फ्यूचर, पॉलिसीज मस्ट पुट नेचर एट द सेंटर और ग्लोबल कोऑपरेशन होना चाहिए। और हर कंट्री की जो उसकी सेंसिटिविटी है, कैपेसिटी है, उसका भी ध्यान रखना जरूरी है। बिकॉज दिस इज अ कॉमन बैटल। क्लाइमेट चेंज जो है ये कॉमन बैटल है। क्रैकिंग द विप यूएस प्रेसिडेंट के बारे में है, शुड नॉट बकल टू प्रेशर। एक्चुअली यहाँ पे भी एक लॉबी चल रही है। लोग बोल रहे हैं कि ये वैक्सीनेशन, कोविड, ये सब एक फेक है, ये सब एक फार्स है। तो वो वैक्सीन लगा नहीं रहे और इससे कोविड का खतरा बढ़ेगा। तो एंटी वैक्सीन कैंपेनर है, इस पे क्रैक करना चाहिए विप। दिस इज अफगानिस्तान, द शेप ऑफ थिंग्स टू कम। अब सी, ये जो टॉपिक है ना, इसका बेसिक्स हमने बहुत अच्छे से देख लिया कि अफगानिस्तान की ज्योग्राफी देख ली, अफगानिस्तान की हिस्ट्री देख ली, इकोनॉमिक कंडीशन भी देख ली, इंडिया के इन्वेस्टमेंट्स क्या क्या हुए हैं अफगानिस्तान में ये देख लिया। यहाँ जो एक्सेस बन रहा है इससे इंसर्जेंसी का थ्रेट है, टेररिज्म का थ्रेट है, हमारा जो सोशल फैब्रिक, मीडिया, साइबर वॉरफेयर, इन सब चीज़ों का थ्रेट है। वी अंडरस्टैंड। अब इसमें बहुत ज़्यादा ड्वेल नहीं करना है कि निटी-ग्रिटी यहाँ बहुत ज़्यादा डे बाय डे अपडेट क्या हो रहा है, बिकॉज इधर अभी बहुत ज़्यादा इन फाइटिंग भी चलेगी। ये तालिबान एज अ ग्रुप, इसमें इन फाइटिंग होगी, बहुत सारे सेक्शंस, फैक्शंस भी हैं विद इन अफगानिस्तान। तो दिस इज नॉट इन अवर स्कोप ऑफ डिस्कशन। बिहाइंड द ग्रेट इंडिया इंटरनेट शटडाउन, अब ये चीज़ हम अच्छे से देखेंगे बिकॉज आज डेमोक्रेसी डे भी है। इंटरनेट शटडाउन
सही चीज नहीं है। द टैग ऑफ वर्ड्स इंटरनेट शट डाउन कैपिटल स्टेम्स फ्रॉम अ लैक ऑफ कॉम्प्लायंस विद सुप्रीम कोर्ट गाइडलाइन। ये भी एक बहुत बड़ा टेंशन है। सुप्रीम कोर्ट गाइडलाइन आ जाती है बट ऑन ग्राउंड उसका इम्प्लीमेंटेशन नहीं होता। जैसे सेक्शन 66A, ये कब से क्वाश हो गया है, 2015-16 से, बट आज भी इसके दफे बुक कर लिया जाता है। तो सुप्रीम कोर्ट गाइडलाइन को भी फॉलो कराना जरूरी है ग्राउंड लेवल तक। जनवरी 10, 2020 सुप्रीम कोर्ट ने बोला कि एक्सेस टू इंफॉर्मेशन वाया इंटरनेट एक फंडामेंटल राइट है अंडर द कॉन्स्टिट्यूशन। फंडामेंटल राइट है मतलब आर्टिकल 32 रेमेडी का भी अधिकार है। तो इंटरनेट से आप डिप्राइव नहीं कर सकते लोगों को जस्ट लाइक दैट। जैसे जम्मू कश्मीर में जब देखो तब इंटरनेट बंद हो जाता है, स्टूडेंट्स फिर मैसेज करते हैं कि इंटरनेट नहीं है, दिस एंड दैट। तो इससे क्या एजुकेशन भी इम्पैक्ट होती है। और आज की डेट में वर्क, एजुकेशन, एवरीथिंग एवरीथिंग इज डिपेंडेंट ऑन दिस इंटरनेट। सो हम रॉन्ग डूइंग्स को हटाने के लिए बहुत सारी राइट डूइंग्स भी कॉम्प्रोमाइज कर रहे हैं। दिस वी नीड टू अंडरस्टैंड। द इंटरनेट इज अ नेसेसिटी इन दिस डे एंड एज। रिस्ट्रिक्शंस विदाउट पब्लिकली डिस्क्लोज्ड रीजन क्रिएट अ ट्रस्ट डेफिसिट। तो एक सॉलिड रीजन है ना, तब तो आप कर्व करो तो ठीक है, बट अगर ओपेसिटी है, रीजन नहीं बता रहे हैं, तो ट्रस्ट डेफिसिट होता है। इंटरनेट इज अ सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन, एंटरटेनमेंट, हेल्थ केयर, एजुकेशन, लाइवलीहुड, प्लेटफॉर्म फॉर द मेंबर्स ऑफ इंडियन सोसाइटी interact with each other and world at large, so you cannot deny internet access. अब इसमें एक और केस आया था, अनुराधा भसीन वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया। टॉप कोर्ट ने फिर से रूल किया था, एनी रिस्ट्रिक्शन ऑन इंटरनेट एक्सेस बाय द गवर्नमेंट मस्ट बी टेम्पररी। ये नहीं कि आप महीने महीने तक इंटरनेट नहीं दे रहे, लिमिटेड होना चाहिए। लाइक इस जगह ट्रबल है तो पिन पॉइंट उस एरिया में बैन करो। लॉफुल होना चाहिए, विद इन लॉ, नेसेसरी एंड प्रोपोर्शनेट होना चाहिए कि दिस इज देयर, पावर इज देयर, बट प्रोपोर्शनेट यूज होना चाहिए, से 15 डेज मैक्स। तो इम्प्लीमेंटेशन में अभी जो सुप्रीम कोर्ट की ये जो गाइडलाइन है और 2020 का जो है कि फंडामेंटल राइट है, फिर अनुराधा भसीन केस भी है, प्रॉम्प्टनेस दिखानी चाहिए इन दोनों ऑब्जर्वेशंस के इम्प्लीमेंटेशन में। अवेयरनेस एंड एजुकेशन इज जरूरी। द हार्म, इकोनॉमिक, साइकोलॉजिकल, सोशल, जर्नलिस्टिक, caused by such suspensions outweighs any speculative benefit. स्पेक्यूलेटिव बेनिफिट है नेशन की सिक्योरिटी, सेफ्टी, बट उससे ये जब चीजें भी डैमेज हो रही है, इकोनॉमिक, साइकोलॉजिकल, सोशल एंड जर्नलिस्टिक, व्हाई? बिकॉज ऑफ इंटरनेट बैन। सो इंटरनेट सस्पेंशंस ought to be imposed in times of emergency and not to stifle the democratic exercise of the right to protest. इन दोज टाइम इंटरनेट इज अ नेसेसिटी टू सीक हेल्प। तो इंटरनेट जो है, इंटरनेट कब एक इमरजेंसी में और बहुत रेयर चीज में होता है, और वो भी विद इन लॉ और प्रोपोर्शनेट होगा बैन। जस्ट लाइक दैट इंटरनेट बैन करना इज अगेंस्ट डेमोक्रेसी। दिस इज द मैसेज। अब जो नेक्स्ट है वो है, शुड चिल्ड्रन बी गिवन कोविड-19 जैब्स। अब ऐसे भी बहुत सारी थ्योरीज आती है, जो साइंटिफिक थ्योरी है और जो आईसीएमआर बोल रहा है हमको केवल वो फॉलो करना चाहिए। आईसीएमआर, आईसीएमआर में वेल ट्रेन्ड डॉक्टर्स हैं, एक्सपर्ट्स हैं इस फील्ड के। दे विल टेल कि क्या प्रोसीजर होना चाहिए वैक्सीनेशन का एंड ऑल। जैसे अभी थर्ड डोज का भी ऐसा रूमर चल रहा था, कोविड बूस्टर डोज लगेगा एंड ऑल। डोंट गो फॉर दीज रूमर्स, जो ऑफिशियल लाइन आएगा वेट फॉर दैट। पार्टनर्स इन द इंडो पैसिफिक, यह प्राइमरली बात किया है ऑस्ट्रेलिया का, बट हम इस पूरे जोन को ही एक बार समझ लेते हैं। इंडो पैसिफिक, इंडो पैसिफिक, तो ये इंडियन ओशन है। इंडियन ओशन में ये थोड़ा पार्ट दिस अफ्रीका का भी है। तो ये वेस्टर्न इस साइड है, तो दिस इज ईस्टर्न अफ्रीका, और ये हो गया वेस्टर्न पैसिफिक, और दिस इज इंडियन ओशन, एशियन कंट्रीज। ये जो पूरा जोन है ना, ये नेक्स्ट बिग थिंग है। नेक्स्ट बिग थिंग, जैसे एक टाइम आया था पैसिफिक का, एक टाइम आया था अटलांटिक का, अभी जो टाइम है वो इंडो पैसिफिक का है। तो सबकी निगाहें यहाँ पे इंडिया पे है, बिकॉज इंडिया इंडियन ओशन प्रोमिनेंट कंट्री है। यहाँ स्ट्रैटेजिक और इकोनॉमिक इंटरेस्ट काफ़ी है। कुछ यहाँ पे ट्रांसनेशनल इश्यूज हैं, जैसे पायरेसी, टेररिज्म, ह्यूमन ट्रैफिकिंग, स्मगलिंग। चाइना का राइजिंग असर्टिवनेस है। चाइना के साथ प्रॉब्लम क्या है? रिवेंजफुल राइज इज द प्रॉब्लम, बुली करता है। चाइना हैज बीन असर्टिंग इन्फ्लुएंस ईस्ट चाइना में, साउथ चाइना में, अरेबियन सी में, स्ट्रिंग ऑफ पर्ल्स में। फिर रीजन जो है यहाँ पे इकोनॉमिक बहुत स्कोप है, बिकॉज रिसोर्सेज है, यहाँ पे मिनरल्स है, फिश, ऑयल, गैस है।
ट्रेड एंड कॉमर्स का बहुत बड़ा पोटेंशियल है। सारी इंपॉर्टेंट सी लेन्स ऑफ कम्युनिकेशन इज इंडो पैसिफिक से पास हो रही है। 60% ऑफ ग्लोबल जीडीपी इस इंडो पैसिफिक से है। प्लस इंडिया यूएसए वन ऑफ द बिगेस्ट डेमोक्रेसी एंड ओल्डेस्ट डेमोक्रेसी, इनका कन्वर्जेंस भी हो रहा है, जैसे अभी क्वाड देखा। एशियन कंट्रीज भी है यहाँ पे। एक्ट ईस्ट पॉलिसी के लिए इंडिया इंडिया के लिए बहुत ज़रूरी है। एक्ट ईस्ट मतलब ये हमारा ईस्ट है, नॉर्थ ईस्ट से हम एशियन कंट्रीज की तरफ फोकस कर रहे हैं, तो एक्ट ईस्ट पॉलिसी भी इम्पॉर्टेंट है। तो इनिशिएटिव्स ले रहा है इंडिया इस पूरे जोन में अपना प्रेजेंस और अपने इंटरेस्ट बढ़ाने के। पॉलिसी चेंज लुक ईस्ट से एक्ट ईस्ट हुआ। न्यू इंडो पैसिफिक विंग बन गई है मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स। अब जैसे इंटरनेशनल रिलेशंस में भी हम क्या करते हैं, दो चार किताबें पढ़ लेते हैं, आर्टिकल्स पढ़ लेते हैं, एंड वी थिंक वी हैव बिकम एन एक्सपर्ट। बट एक्चुअल जो एक्सपर्ट्स होते हैं ना, वो ये होते हैं एमईए। दैट इज वाई मैं हमेशा ही आपसे बोलता हूँ एमईए के स्टेटमेंट्स फॉलो करो, बिकॉज यहाँ क्रेडिबिलिटी है, क्रेडिबिलिटी है। और जो एमईए बोलेगा एक्चुअल में वही होना है, हमारे आपके बोलने से नहीं होता। एमईए जो थॉट प्रोसेस ले रहा है एक्चुअली वही होगा, बिकॉज ये सरकारी ऑफिशियल लाइन है। तो दीज एक्सपर्ट्स आर देयर। आइडिया ऑफ क्वाड हम अभी देख रहे हैं, मालाबार एक्सरसाइज हुआ था, ऑस्ट्रेलिया ने भी पार्टिसिपेट किया। इंटरेक्शन हो रहा है कंट्रीज, बिम्स्टेक, मैकोंग गंगा, बीसीआईएम, इंडियन ओशन रिम एसोसिएशन, ये सारी चीज़ें हैं। बायलैटरल एंगेजमेंट है जापान ऑस्ट्रेलिया से। नेवल इंफ्रा बढ़ा रहे हैं। अंडमान एंड निकोबार, अंडमान एंड निकोबार ये बड़ा स्ट्रैटेजिक वैल्यू रखता है इस पूरे जोन में इंडिया के प्रोस्पेक्ट्स को बढ़ाने के लिए। साथ ही साथ चैलेंजेस क्या हैं, डिफेंस सिक्योरिटी लेवरेज लिटोरल और आइलैंड स्टेट्स में हमारे पास डेवलप्ड नहीं है, जैसे अंडमान निकोबार, लक्षद्वीप, और बेटर कर सकते हैं हम यहाँ पे स्ट्रैटेजिक इंडिया की पोजीशन। यूएस और इंडिया में जो डिफरेंसेस आ जाते हैं, कैसे डील करना है, और यूएस की जो क्रेडिबिलिटी है वो भी डिक्लाइन पे है। पीपल अब यूएस को इतना ट्रस्ट कर नहीं रहे कि ये अलाइज को अबैंडन कर देता है। ओके, देन ऑपरेशनलाइजिंग, मिलिटरलाइजिंग क्वाड की बात है। फिर पैसिफिक इज टू वास्ट, इतने एरिया में बढ़ाने के लिए नेवल कैपेसिटी भी बढ़ाना पड़ेगा। सो दीज आर सर्टेन चैलेंजेस जो है यहाँ पे इंडो पैसिफिक रीजन में इंडियन इंटरेस्ट को प्रोपेल करने के लिए। तो द पॉइंट इज वी शुड फोकस स्टेप बाय स्टेप, लिटिल बाय लिटिल वन ट्रेवल्स फार, दिस शुड बी अवर अप्रोच। क्वाड एक प्लस फ्रेमवर्क सही डायरेक्शन पे है। जियो पॉलिटिकल एंड जियो इकोनॉमिक चर्निंग जो यहाँ पर है, इसको भी क्लोजली वॉच एंड मॉनिटर करना पड़ेगा, बिकॉज जो ऑस्ट्रेलिया है इसके साथ हमारे कन्वर्जेंस बढ़ रहे हैं बहुत। ऑस्ट्रेलिया, तो ऑस्ट्रेलिया इज अ वेरी इंपॉर्टेंट कंट्री फॉर अस। और यहाँ जो डेमोक्रेटिक वैल्यूज हैं, जैसे इंडियन वैल्यूज है, डेमोक्रेसी, टॉलरेंस और दिस, ये सारी चीजें यहाँ पे रिफ्लेक्ट होनी चाहिए इंडो पैसिफिक में। ये एक अपॉर्चुनिटी है, इस अपॉर्चुनिटी पे हमारे एक्सटर्नल जो पॉलिसीज हैं, फॉरेन पॉलिसी, उसको मिस नहीं करना चाहिए। पावरिंग अहेड इन द फ्यूचर, दिस इज मंडीज टू मार्केट। अब सी प्राइम मिनिस्टर भी अभी यूएस जाएंगे, क्वाड समिट होगा, और यूएनजीए का नेक्स्ट वीक प्राइम मिनिस्टर यहाँ पे एड्रेस करेंगे। September 24 इवेंट फर्स्ट इन पर्सन मीटिंग होगी ऑफ इट्स काइंड एट व्हाइट हाउस। इसका बड़ा सिग्निफिकेंस है, स्पेशली सेंट्रल एशिया अफगान क्राइसिस के बाद। चाइना का थ्योरी है क्वाड डूम्ड है, चाइना ऐसा बोलेगा ही। एनएचआरसी नोटिस है फार्मर्स प्रोटेस्ट में। अब सी प्रोटेस्ट करना आपका राइट है, बट इस प्रोटेस्ट के कारण जो लोकल इकोनॉमीज हैं, लोकल स्मॉल रिटेलर्स हैं, उनका एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी लॉस हो रहा है। तो वी शुड फाइंड अ वे कि प्रोटेस्ट भी हो और लाइफ भी डिस्टर्ब नहीं हो लोकल्स की। तो लोकल्स के लिए एनएचआरसी ने नोटिस दिया है फार्मर प्रोटेस्ट को, कि इंडस्ट्रीज बंद हो गई, ट्रांसपोर्टेशन बंद हो रहा है। तो ये चीज भी एक देखने वाली बात है। ईजियर प्रोसेस फॉर एडॉप्टिव कपल्स, बिकॉज जो फंडामेंटल राइट्स है ना, ये एब्सोल्यूट नहीं होते। आपको प्रोटेस्ट करने का अधिकार है, बट आप उत्पात मचा रहे हैं या फिर तोड़फोड़ कर रहे हैं, दिस इज नॉट देयर, दिस इज नॉट प्रोटेस्ट। सो हिंदी अ फ्रेंड फॉर ऑल इंडियन लैंग्वेजेस। टाइम हैज कम, यूथ ऑप्ट करे लोकल लैंग्वेजेस में। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो आई कीप ऑन टेलिंग यू, शन इन्फीरियोरिटी। कोई हिंदी में बोल रहा है, देसी लहजे में बोल रहा है, अंग्रेजी के प्रोनाउंसिएशन वैसे ही बड़े अजीब होते हैं, तो ऐसा कोई इन्फीरियोरिटी नहीं लाना है। ठीक है, आप अपनी भाषा में बोलो, आप क्या बोल रहे हो ना, वो ज्यादा मायने रखता है बजाय किस भाषा में बोल रहे हो। आजकल तो वैसे भी सब रियल टाइम ट्रांसलेटर्स आ गए हैं। कल आई वॉज वॉचिंग दिस एप्पल इवेंट, एप्पल A15 चिप ऑसम, तो उसमें वो रियल टाइम पे दिस कॉन्वर्जेशन को ट्रांसलेट करेगा। तो लैंग्वेज शुड नॉट बी अ बैरियर।
एंड सेकंड थिंग, यू शुड नॉट बी ड्रिवन बाय दिस इन्फीरियोरिटी. काफ़ी सारे स्टूडेंट्स ना आंसर नहीं लिखते, पार्टिसिपेट नहीं करते. उनको लगता है कि वो शायद उतने अच्छे हैं नहीं जितने बाकी लोग हैं. इट्स ऑल राइट, पार्टिसिपेट, ग्रेजुअली यू विल ऑल्सो बिकम गुड. हर कोई पहले दिन से तो इतना अच्छा था नहीं, धीरे धीरे ग्रेजुअल इंप्रूवमेंट होता है. सो फोकस ऑन प्रोसेस एंड डोंट, you are not lesser than anyone, understand this. Okay, और कोवैक्सिन में गेट WHO अप्रूवल सून, RT-PCR टेस्ट यहाँ पे मिल जाएगा. ओके, इट्स रेनिंग कैट्स एंड डॉग्स आउट देयर. इसका मतलब क्या होता है? टेल. काउंसिल में कंसिडर ब्रिंगिंग पेट्रोल डीजल अंडर GST पुरव्यू. इंडिया सिंगापुर टू लिंक फास्ट पेमेंट सिस्टम. GST के अंदर अगर पेट्रोल और डीजल आ जाएगा तो उससे क्या होगा? उससे ये होगा कि एक यूनिफॉर्मिटी आएगी, टैक्स कलेक्शन बेटर होगा, तो हो सकता है फ्यूल की प्राइस भी कम हो. तो अभी इस पे डिस्कशन होगा. 279A, इंडिया सिंगापुर लिंक कर रहा है फास्ट पेमेंट का. बैंक्स NPA एक्सीड हो रहा है. हायरिंग आउटलुक बढ़ रहा है, ऑप्टिमिस्टिक है. ये एक नई बाइसिकल आई है, ये ई बाइसिकल है, ई बाइसिकल टाटा का है ये. और दिस इज हायरिंग. चाइना एम्स फॉर सिविलाइज्ड साइबर स्पेस. ये भी ज़रूरी है, सिविलाइज्ड साइबर स्पेस. एनवॉय अर्जेस UN टू प्रोब तालिबान अब्यूजेस. ये कल मैट गाला था. दिस इज व्हाट. एंड देन दिस इज स्पोर्ट्स. और ये बात है द हिंदू का. और अभी इंडियन एक्सप्रेस में आते हैं, US ओपन चैंपियन. देन दिस इज सी सम इंटरेस्ट इन कॉन्फ्लिक्ट विद USA. अब जो पाकिस्तान और USA का जो अभी काफ़ी ज़्यादा कन्वर्जेंस था वो अब कम होने वाला है. लेट अस सी. देन दिस इज disrepair Begumpur mosque awaits some help. Then this is year first trying farmers decomposer में अब they are warming up मतलब वो इसको adopt कर रहे हैं. Farmers warm up to पूजा decomposer. Officials plan to ramp up use. Good. Then security grid, net grid is important. डिमांड कम है, हमने सप्लाई बढ़ा दी, बट डिमांड नहीं है तो वो सामान बिकेगा कैसे? ये प्रॉब्लम हो रही है GDP में. ईज ऑफ डेमोक्रेसी, कुरैशी साहब ने लिखा है, बड़ी अच्छी बातें हैं यहाँ पे कि हमें जो डेमोक्रेसी के आइडियल्स हैं उसको बैकसीट नहीं लेना है. डेमोक्रेसी में पीपल की गवर्नमेंट होती है, पीपल्स एस्पायरेशन, चॉइसेस, ये चीज़ अंडरस्टैंड करना ज़रूरी है और अप्रिशिएट और रिकॉग्नाइज करना ज़रूरी है. डिनायल शुड नॉट बी एन ऑप्शन. कई बार इंटरनेशनल रिपोर्ट्स बताती है कि डेमोक्रेसी में हम स्लिप हो रहे हैं, तो हम उस रिपोर्ट को ही वी शूट द मैसेंजर कि रिपोर्ट ही गलत है. नो, वी शुड अंडरस्टैंड दिस मैसेजिंग जो वहाँ पे आ रही है. ईज ऑफ डेमोक्रेसी. देन रीपिंग द अर्ली हार्वेस्ट. और दिस इज अबाउट तालिबान में प्रोटेस्ट चल रहे हैं. यहाँ भी अभी बहुत राइवल्स हैं, इनके आपस में फैक्शन इन फाइटिंग है. ये है बुकर्स प्राइज. बुकर्स प्राइज बहुत बड़ा प्राइज माना जाता है लिटरेरी में. बिफोर दैट यहाँ एक और कुछ न्यूज़ थी कि ये हमने मॉरिशस को दिस PVD एयरक्राफ्ट दे रहे हैं, कोस्ट गार्ड का हैंड ओवर किया, हैंडिंग ओवर. और जम्मू कश्मीर में ट्राइबल पॉपुलेशन को भी अभी उनका ड्यू मिलेगा. ड्यू किसका? फॉरेस्ट राइट्स एक्ट का, FRA. ये जो टर्म है ना, फॉरेस्ट राइट्स एक्ट, ये अधिकार देता है जंगल में रहने वाले ट्राइबल्स वगैरह को कि जो माइनर फॉरेस्ट प्रोड्यूस वगैरह है वो उसका एक्सेस कर पाए. अगर हम उन्हें डिनाई कर देंगे तो हम उनको इकोनॉमी और उनकी लाइवलीहुड से डिनाई करेंगे. तो फॉरेस्ट राइट्स एक्ट काफ़ी इंपॉर्टेंट है. काउंसिल को कंसिडर करना चाहिए GST. और ये बुकर प्राइज है, तो ये 1 2 3 4 5 6 ये 6 बुक शॉर्टलिस्ट हुई है 2021 के बुकर प्राइज में. देखते हैं अब इनमें से विनर कौन होता है. बुकर प्राइज क्या है? ये फिक्शन और इन सब किताबों के लिए ये बुकर प्राइज दिया जाता है. लिटरेरी प्राइज है ये. इंग्लिश, UK, आयरलैंड में अगर वो बुक वहाँ पे पब्लिश हुई है तो ये मिलेगा. तो 3 नवंबर को इसका अनाउंसमेंट होगा. विल हैव अ टॉक अगेन. देन 15 सितंबर है इंटरनेशनल डे ऑफ डेमोक्रेसी. डेमोक्रेसी का मतलब ही होता है एवरीबडी इज इक्वल और कलेक्टिव वॉइस डिसीजन को रेस्पेक्ट करना है. इंजीनियरिंग डे है, इंजीनियर्स डे है. ये है मोक्ष गुंडम विश्वेश्वरैया जी के ऑनर में. आप अमेजिंग इंजीनियर थे. इंजीनियर, बिल्ड, मेक, सॉल्व, प्रॉब्लम सॉल्व करो, इनोवेट करो, ये एसेंस है इंजीनियरिंग का. तो सितंबर 15 में हम कोमेमोरेट करते हैं मार्क ऑफ रेस्पेक्ट एंड ग्रेटिट्यूड टुवर्ड्स हिम.
ऐसे ही पीआईबी में, आई वाज लुकिंग एट पीआईबी ट्वीट्स, तो पोषण माह चल रहा है अभी 2021, सितंबर सितंबर पोषण माह होता है, माल न्यूट्रिशन वगैरह है, न्यूट्रिशन सेफ्टी, 1 सितंबर टू 30 सितंबर। तो पोषण इज जरूरी, चाइल्ड, दिस, प्रेगनेंसी एटसेट्रा, गुड न्यूट्रिशन इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, हेल्दी डाइट। तो ये तो था आपका इंडियन एक्सप्रेस। बिफोर दैट एप्पल पेगासस डिवाइस, एप्पल को भी कर रहा है, कल एप्पल ने काफ़ी सारे प्रोडक्ट्स लॉन्च किए। सो दिस इज द इंडियन एक्सप्रेस। नाउ लेट अस क्विकली मूव टू दिस कॉन्सेप्ट ऑफ फूड साइकिल। फूड साइकिल क्या होता है? प्राइमरी प्रोड्यूसर्स होते हैं, सेकेंडरी, थर्ड, टर्जरी, इस टाइप से स्केल ऊपर आगे बढ़ती है। प्राइमरी प्रोड्यूसर क्या होते हैं? जैसे कि ट्रीज वगैरह हैं और जो ग्रीन लीफी है, ये सनलाइट से केमिकल फोटोसिंथेसिस करके फूड बना रहे हैं। तो फूड साइकिल ऐसे चलती है, जैसे जो एनर्जी है, जो फूड है, कार्बन है, ये ट्रांसफर होगा अलग अलग लिविंग बीइंग में। तो इस साइकिल को बोलेंगे फूड साइकिल। जैसे ये कैटरपिलर ईट्स द प्लांट एंड लीव्स, कैटरपिलर ने प्लांट्स और लीव्स को खाया, ईटन बाय कैटरपिलर। कैटरपिलर को बर्ड ने खा लिया, ईटन बाय बर्ड, बर्ड ईट्स द कैटरपिलर। बर्ड को किसी फॉक्स ने हंट कर लिया, फॉक्स जब डाई करेगा तो वो डिकम्पोज होगा, डिकम्पोज होगा मिट्टी में मिल जाएगा, और फिर वो वापस प्लांट्स एंड लीव्स उसके न्यूट्रिएंट्स एब्जॉर्ब करेंगे, और फिर से ये साइकिल कंप्लीट हो जाएगी। प्लांट एब्जॉर्ब करेगा डिकम्पोज्ड सब्सटेंस। सो दिस इज द ट्रुथ ऑफ लाइफ, दिस इज द ट्रुथ ऑफ लाइफ। ये फूड साइकिल ऑन एंड ऑन एंड ऑन मिलियंस ऑफ ईयर्स से ऐसे चल रही है। दिस इज द फूड, द फूड साइकिल कीप्स द नेचुरल वर्ल्ड इन हार्मनी। प्रॉब्लम क्या होती है? हम इसके प्लेयर्स को, जैसे फॉक्स नहीं रहा तो ये साइकिल डैमेज हो जाएगा, इसीलिए इकोलॉजी का डिसबैलेंस होता है। फूड साइकिल बैलेंस्ड आउट हो जाती है, फूड साइकिल। और फूड चेन क्या होता है? फूड चेन एक वर्ड है जो स्पेसिफिकली यूज होता है, वन, सेकंड कंज्यूमर, थर्ड कंज्यूमर, लाइक दिस। जैसे सन की एनर्जी है, एनर्जी से ग्रास ने फोटोसिंथेसिस करके प्रोड्यूसर बना, फिर कंज्यूमर बनेगा, जीब्रा ने ग्रास को खाया, फिर लायन ने इसको खा लिया, तो ये जो बनाना, ये फूड चेन बन गया। फूड चेन ही बहुत सारी हो सकती है, अलग अलग फूड चेन हो सकती है। ये सब जब इंटरलिंक हो जाती है तो उसको बोलते हैं वेब। वो एक वेब, मकड़ी के जाल की तरह वेब बन जाता है। तो ये टर्म याद रखना है, साइकिल, फूड चेन और वेब। अब ये जैसे कुछ और ग्लॉसरी है। कार्निवोर क्या होते हैं? जो दूसरे एनिमल्स को खाते हैं। कंपटीशन क्या होता है? कि रिसोर्सेज स्कार्स हैं और सब उस रिसोर्स को अचीव करने के लिए फाइट कर रहे हैं। सेम स्पीशीज फॉर लिमिटेड रिसोर्सेज, स्ट्रगल बिटवीन ऑर्गेनिज्म ऑफ द सेम स्पीशीज फॉर लिमिटेड रिसोर्सेज, तो वो कंपटीशन हो गया। कंज्यूमर क्या होता है? जो दूसरे ऑर्गेनिज्म को खाता है। डिकम्पोजर क्या होता है? कि जो मर जाता है उसको वो छोटे छोटे एलिमेंट्स में डिकम्पोज कर देता है, ऑर्गेनिक मैटर में उसको फिनिश कर देता है। डेट्रीवोर क्या होते हैं? जो डेड और डिकम्पोजिंग मैटर को फीड करते हैं, वो होते हैं डेट्रीवोर। इकोसिस्टम क्या होता है? बायोलॉजिकल कम्युनिटी है ऑर्गेनिज्म का और एनवायरनमेंट का, प्रीलिम्स का सवाल है। जो जीवित है और जिस एनवायरनमेंट में रह रहे हैं, इस पूरे कनेक्शन को बोलते हैं इकोसिस्टम। फूड चेन अभी देखा, वन लेवल टू नेक्स्ट लेवल, सोर्स ऑफ फूड। फूड वेब मतलब बहुत सारी चेन आपस में कनेक्ट हो गई है। हर्बीवोर मतलब प्लांट्स हो जाते हैं, प्लांट्स को खाने वाले एनिमल हो जाते हैं, एनिमल्स जो प्लांट्स खाते हैं। और कार्निवोर जो दूसरे एनिमल्स को खाते हैं। और एक ओमनीवोर होते हैं जो प्लांट्स भी खाते हैं और एनिमल्स भी खाते हैं। ऑर्गेनिज्म लिविंग बीइंग है, फोटोसिंथेसिस, जिससे सन की जो सोलर एनर्जी है वो केमिकल एनर्जी में कन्वर्ट हो रही है, CO2 एब्जॉर्ब, O2 रिलीज। प्रेडेटर वो होते हैं जो दूसरे एनिमल्स को हंट करते हैं, जैसे टाइगर। प्रे मतलब जिसको हंट किया गया है। प्रोड्यूसर, और ये स्केवेंजर, स्केवेंजर भी डेड ऑर्गेनिजम्स को खाते हैं। प्रोड्यूसर प्रोड्यूस कर रहे हैं। ये कहने को तो बड़े आसान आसान से कीवर्ड्स हैं, बट इनमें भी गलतियां होती है, सिली मिस्टेक्स होती है। तो ग्लॉसरी, टर्मिनोलॉजीज जो है ना, वो एक्यूरेट होनी चाहिए। टिप पे आपको पता होना चाहिए, टिप्स में, कि इस शब्द का मतलब क्या है। ओके, अब जैसे ये सी सेट है, बड़ा आसान था। जब भी ऐसे कॉन्जिक्यूटिव लेने हैं ना, तो एक पैटर्न में उनका आप लिख लो। जैसे 5 कॉन्जिक्यूटिव ऑड है तो पहला x है, अब दूसरा ऑड नंबर क्या आएगा? जैसे 3 है फिर 5 आता है तो +2, x+2, x+4, x+6, x+8, 1 2 3 4 5, 5 नंबर ले लिए। समेशन हो गया ये, एवरेज मतलब डिवाइडेड बाय 5, 57। तो x इज इक्वल टू 8, 57। ऑड नंबर का एवरेज कितना है? 5 कॉन्जिक्यूटिव का 61। तो यहाँ पे 61 इनका एवरेज दिया हुआ है, इसको आप इक्वेट करो 61 से, सो यू विल गेट दिस आंसर। इसमें थोड़ा मिक्सअप हो गया था, सी।
ये जो 5x प्लस 20/5 ये टोटल हो गया इन डिजिट्स का, डिवाइडेड बाय 5 करेंगे तो एवरेज आएगा। एवरेज दिया हुआ है 61, तो दिस इज 61। 5x प्लस 20/5 इज 61। तो इसको सॉल्व करो। 5x प्लस 20 305, तो 5x 285, x हो जाएगा 57। ये x इज इक्वल टू 57 है, तो x इज इक्वल टू 57 आ गया। मतलब पहला डिजिट 57 है, आखिरी डिजिट 57 प्लस 8 है। दोनों का डिफरेंस कितना होगा? 57 57, दैट इज 8। सो आंसर 8 है उसका। ओके, अपडेट, करेक्टेड। नेक्स्ट, करेक्ट सम जो है वो है दिस, अगेन मल्टीप्लाई कर दो। प्लस 48 जो था, ये 48 वॉज रॉन्ग एंड रॉन्गली टेकन इज 23, तो 23 हटा दो, रॉन्ग था क्योंकि, और 48 वापस ले आओ बिकॉज ये करेक्ट है। तो अब टोटल ये आ गया, टोटल 50 नंबर ही है अभी भी, तो मीन आ जाएगा 36.5। 10 साल पहले टोटल एज फाइंड कर लेते हैं। 24 इंटू 4, एवरेज 24 दिया है, 4 मेंबर का 96 साल। प्रेजेंट की जो उनकी एज क्या होगी? तो ये 96 तो होगा ही, और 10 साल में 4 मेंबर ने, हर एक ने 10-10 साल गेन किए, तो 10 इंटू 4, तो अब हो जाएगी 96 प्लस 40, 136 ईयर। आज की एज में समेशन इतना हो गया। अब टोटल एज 6 मेंबर की यहाँ पे दिया हुआ है, 24 इंटू 6 दैट इज 144, है ना, क्योंकि यहाँ पे लिखा हुआ है कि 2 बच्चे आ गए तो मेंबर 6 हो गए। प्रेजेंट एवरेज एज ऑफ द फैमिली इज द सेम। प्रेजेंट एवरेज एज अभी भी उतनी है, तो टोटल समेशन 6 मेंबर का, 24 पहले थी, अब 6 मेंबर है, 144। तो चिल्ड्रन का एज कितना ऐड हुआ? 8 साल ऐड हुआ। टोटल अभी 144 हो गया बच्चे आने से, और बिना बच्चों के 136 था। मतलब बच्चे 8 साल लेके आए। अब बच्चों में ये दिया है कि यंगर एक्स है, ओल्डर एक्स प्लस 2 है, तो एक्स प्लस 2 8 है, तो एक्स इज इक्वल टू 3। सो द राइट आंसर इज 3, बिकॉज यंगर चाइल्ड यहाँ पे पूछा गया था। ओके, ये बताइए, इफ 2 इज सब्सट्रैक्टेड फ्रॉम ईच ऑड डिजिट एंड 3 इज एडेड टू ईच इवन डिजिट इन द नंबर दिस। इवन और ऑड बताइए, उसमें सब्सट्रैक्ट करिए 2 ऑड से, ऐड करिए 3 इवन में। हाउ मेनी डिजिट्स विल अपीयर ट्वाइस इन द न्यू नंबर दस फॉर्म्ड? Difference between two number is 5, 6 times of the smaller lakhs by 6 from the 4 times of the greater। बड़ा आसान है, धीरे धीरे इसको पढ़िए, you will get the answer। उसको लिखते जाइए जो जो ये लिखा हुआ है यहाँ पे। The sum of the interior angle of the polygon is twice the sum of its exterior angle। Interior angle का sum जो है वो twice the sum of exterior angle है। तो बताना है polygon में कितने sides हैं। Okay, so this is a C set questions। ये solutions है। Food chain और related glossary। आज डेमोक्रेसी डे है, इंजीनियरिंग डे भी है। दिस इज इंडिया पैसिफिक, WPI CPI और नेट न्यूट्रलिटी। All right, so this is 15th of September 2021। Thank you so much for watching this video। Take care, study well and be safe।